ठीक से। बढ़िया। ठीक है सर। ठीक ठीक। पिछली क्लास में मैंने शायद कार्डियक साइकिल खत्म कर दिया था, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये सब खत्म कर दिया था। सर्कुलेशन वाला टॉपिक जो है, लिम्फ से लेके सर्कुलेशन वाला टॉपिक आप लोग इससे फॉलो कीजिएगा, क्या कहते हैं, नोट्स से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हम लिख लिख के पढ़ा देते हैं, बाकी आपके पास जो हैंड रिटन पीडीएफ है उसी से फॉलो कीजिएगा, ठीक। भेज भी दिया करेंगे हम, कहिएगा तो हैंड रिटन अपलोड कर, ठीक, हैंड रिटन भी अपलोड कर दिया करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो आज हम लोग को शायद ईसीजी पढ़ना है ना? यस सर। चलिए ईसीजी पढ़ाते हैं, ठीक ठीक, ईसीजी पढ़ाते हैं। चलिए ईसीजी पढ़ते हैं। एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये है ईसीजी। देखिए, ईसीजी को इन्वेंट किया था, आप कह लीजिए, या फिर डिस्कवर किया था, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं इस डिवाइस, इसको डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट है, उनका नाम याद रखिएगा, इन्थोवेन ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक। पेन शायद ज्यादा थिक लग रहा है मेरे को, नहीं ठीक है, सब तो 2.5 पे ही है, ठीक है, शायद स्क्रीन ज्यादा बड़ा है तभी। एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है ईसीजी है क्या, वो ध्यान से समझिए। देखिए आपकी हार्ट की, जैसे हार्ट से क्या होता है ना, इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो एट्रिया से वेंट्रिकल कंडक्शन सिस्टम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। इम्पल्स मतलब फिलहाल समझिए करंट जनरेट होता है। अच्छा, पहली बार इस करंट को जो आपके हार्ट में जनरेट होता है, रिकॉर्ड किया था इन्थोवेन साहब ने, इथोवेन ने। इन्होंने जब करंट को रिकॉर्ड किया तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिल से 440 वोल्ट का करंट पास होता है कि कोई टच कर जाए तो उधर ही झटका लग के गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। जो करंट जनरेट होता है वो बहुत कम होता है, इनफैक्ट मिली वोल्ट में होता है। तो पहले तो 0 मिली वोल्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इस चीज को रीड किया गया तो पाया गया कि एक ग्राफ मिल रहा है, वो ग्राफ आपके सामने हम दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको बस इस ग्राफ पे कुछ मतलब समझना है, बस 2 मिनट का काम होगा और वो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बस 1 सेकंड का ही काम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। फिर अगर मैं बनाऊं इस ग्राफ को तो दिस इज P, दिस इज QR, ये ग्राफ हम बनाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस सुनिएगा। इस ग्राफ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T, फिर P Q R S T, और फिर ऐसे चलते जाता है। देखिए सीन ये है कि ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ इज कॉल्ड, ये ग्राफ कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, ये ग्राफ आपको मिला कैसे है? अगर मैं बताऊं आपको कि ये ग्राफ ऑब्टेन कैसे किया है, ये ग्राफ है क्या, सब समझाते हैं। इस ग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। एक पेशेंट होता है, उस पेशेंट को सबसे पहले सुला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई पेशेंट है, अगर हम बना रहे हैं इसकी बॉडी को तो इधर सुला ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पेशेंट है, सो गया। अच्छा, इस पेशेंट के दोनों कलाई पे एक एक इलेक्ट्रिकल लेड लगाया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल लेड जो है उसके लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है, और इन सब को ले जाके एक इंस्ट्रूमेंट पे, एक डिवाइस पे जोड़ दिया जाता है। यहां से इलेक्ट्रिकल लेड, यहां से इलेक्ट्रिकल लेड, और यहां से इलेक्ट्रिकल लेड कहाँ ले जाके जोड़ा जाता है? एक डिवाइस पे। इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। सुनिए,
देखो, तुम्हारे हार्ट में जो करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसमें जो करंट होता है उसको मेजर किया गया। कैसे मेजर किया गया? तो ये दोनों कलाई पे एक एक इलेक्ट्रिकल लेड जोड़ा गया। एक इलेक्ट्रिकल लेड आपके लेफ्ट एंकल पे जोड़ा गया है, लेफ्ट पैर है, ये लेफ्ट एंकल पे जोड़ा गया और जोड़ के एक डिवाइस में ले जाके सेट किया गया। तो डिवाइस ने आपको एक ग्राफ दिया, ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ दिया, और उसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस ग्राफ को रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्डेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखिए इसमें फर्क है, डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफ मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहले ये अंतर समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। यस ठीक ठीक। यस सर। यस सर। अच्छा। ऐसा है कि इस डिवाइस को कैसे 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 किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल लेड्स लगाए जाते हैं, ये हैं इलेक्ट्रिकल लेड्स, और इसको एक लेफ्ट एंकल में, सॉरी, एक लेफ्ट रिस्ट में, एक लेफ्ट रिस्ट में, और एक राइट रिस्ट में, एक राइट रिस्ट में, एक लेफ्ट एंकल में, एक लेफ्ट एंकल में, और खूब सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल लेड्स जो हैं वो चेस्ट रीजन में भी लगाए जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लेड्स जो हैं चेस्ट रीजन में भी लगाए जाते हैं। ये सब एक ग्राफ देता है, उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इस ग्राफ में चार चीजें होती हैं। चार चीजें क्या होती हैं? इस ग्राफ में होता है PQRST, ये है एक बीट को रिप्रेजेंट करता है, वन हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है। अब PQRST में इस PQRST का मतलब क्या है वो हम आपको समझाते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई है जो बताए हैं? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्यों, आपका क्या हो गया था? छूट गया था? हाँ सर, वो अब बीच में आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग पे मैंने रख दिया है, एक बार थोड़ा सा शुरू में प्ले करके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर 10 मिनट का कंटेंट छूट गया ना, मैं लगातार ओके बोल सर। रहा हूँ। ठीक है, एक बार सुबह चला के देख लीजिएगा। दो टर्म है एक टर्म होगा डीपोलराइजेशन और एक टर्म होगा रीपोलराइजेशन। देखिएगा, डीपोलराइजेशन का मतलब होगा, मींस सिंपल भाषा में समझिएगा, करंट फैला, करंट फैला, या फिर करंट को आप कह लीजिए कि इंपल्स फैला, लीड टू, लेड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक। अच्छा, रीपोलराइजेशन का मतलब होगा, रीपोलराइजेशन की वजह से होगा लेड्स टू रिलैक्सेशन। फिलहाल ये दो टर्म्स आप ध्यान रखिएगा कि डीपोलराइजेशन का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? इंपल्स फैला, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, याद रखिएगा। ठीक है। यस सर। चलिए, इस ग्राफ में आपको चार चीजें दिखाई दे रही हैं। एक P दिखाई दे रहा है, एक Q, R, S और एक T दिखाई दे रहा है। तीनों का मतलब होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं इस ग्राफ में। सबसे पहले इस ग्राफ में तीन चीजें होती हैं। एक P वेव होता है, एक होता है, 1 मिनट में ये समझ में आ जाएगा, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ये टॉपिक पढ़ना है। QRS वेव होता है और एक होता है P वेव। ठीक। PQRST वेव का मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, इसमें ऊपर एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है। दिस इज एट्रिया, दिस इज वेंट्रिकल। पी वेव का मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। देखो, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है कि एट्रिया में करंट फैल गया, पी वेव। इसकी वजह से क्या होगा? करंट फैलेगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगला फिगर देखिए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, वेंट्रिकल ऐसे ही है। एट्रिया था, ये क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट। नीचे ये रहा वेंट्रिकल, ये अभी भी रिलैक्स्ड है। ठीक। अगला अगला एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ बोलो तो? लेड्स टू, अभी अभी बोले हैं ना, करंट फैलेगा, करंट फैलेगा तो उसकी वजह से क्या हो गया? एट्रियल, एट्रियल कंट्रैक्ट। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोले तो सिस्टोल। ठीक ठीक ठीक। इधर आइए, क्यूआरएस वेव का मतलब होता है, क्यूआरएस वेव का मतलब होता है वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन। पहले करंट तुम लोग जानते हो एट्रिया में फैलता है, उसके बाद
करंट जो है वेंट्रिकल के वॉल में फैलता है, सेडिंग का मतलब है करंट फैल रहा है। क्यूआरएस की वजह से करंट फैला है, तो इसकी वजह से कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा बोलो तो? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। Ventricles. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, तो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल आपको पिचका हुआ नजर आएगा। Yes, 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 sir. sir. ठीक yes, ठीक sir. ठीक। Sir. अच्छा, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ऊपर एट्रिया में क्या चल रहा था? ऊपर एट्रिया में क्या चल रहा था? Relaxation. ठीक, Relaxation. उसमें रीपोलराइजेशन शुरू हो गया था। तो अगले फिगर में एट्रिया आपको रिलैक्स्ड दिखाई देगा, एट्रिया रिलैक्स दिखाई देगा। बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेट्स टू वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। सुनिए, पहले आपको कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग कार्डियक साइकिल, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है करंट फैले, तो पी वेव दिखा रहा है एट्रिया में करंट फैला तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। करंट तब तक वेंट्रिकल में गया, जब वेंट्रिकल में करंट फैला तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, ऊपर एट्रिया रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड है। अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा, और आप जानते हैं एक खास समय में दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल पढ़ाया गया है। Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. टी वेव Yes, का sir. मतलब होता है, टी वेव का मतलब होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, इसकी वजह से वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकल रिलैक्स कैसे करेगा? लेट्स सी। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इसमें आप दिखाइए टी वेव। टी वेव का मतलब हुआ कि वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो चुका, एट्रिया भी रिलैक्स हो चुका। ये रहा वेंट्रिकल रिलैक्स, ऊपर एट्रिया भी कर रहा है रिलैक्स। दोनों ज्वाइंट डायस्टोल में जा चुके हैं। किस में जा चुके हैं? Joint Joint diastole. और Joint जैसे ही diastole. ज्वाइंट डायस्टोल एंड होगा, फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड्स एंड बिकम्स एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ज्वाइंट डायस्टोल, फिर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ज्वाइंट डायस्टोल। द स्टोरी बिगिंस एंड कंटिन्यूस, लगातार चलते रहता है। बोलो, समझ में आया? Yes, Yes, sir. 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 तो बार बार Yes, sir. बार बार Yes, sir. तुमको पीक्यूआरएसटी वेव देखने को मिलेगा इसी तरह से। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब Yes, sir. यहां से तुमने सीखा एंड ऑफ टी वेव। टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। देखो, टी वेव के खत्म होने का मतलब है कि अब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सारे चैम्बर रिलैक्सेशन में है। ऑल चैम्बर इन रिलैक्सेशन है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक ठीक। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, Yes, sir. ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या कुछ था ये तो आप पहले से जानते हैं, बस मतलब बता दिया गया कि भाई अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पी, भाई अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्यूआरएस, और टी वेव का मतलब है वेंट्रिकल का भी रिलैक्स करना, और वहीं से ज्वाइंट डायस्टोल शुरू हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा Yes, Yes, अच्छा, sir. Yes. सुनिए सुनिए सुनिए, कह रहा है। अच्छा, ये सारे एनसीईआरटी के मैं लाइंस बोल रहा हूं, जो जितना मैंने बोला उतना ही सवाल पूछा जाएगा, उससे एक लाइन बाहर नहीं पूछा जाएगा। सुनिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि क्यूआरएस दिखा रहा है कि वेंट्रिकल कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नीचे वाला वेंट्रिकल सुनो, जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उतनी ही बार हार्ट बीट आपको फील हुआ होगा, क्योंकि वेंट्रिकल जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है बॉडी में उतनी बार ब्लड जाता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 मिनट वेट किया और आपने देखा कि इसमें, इस ग्राफ में 70 बार क्यूआरएस बना। 70 बार क्यूआरएस का मतलब 70 बार वेंट्रिकल बीट किया। जितनी बार वेंट्रिकल बीट करेगा उतना हार्ट बीट हो सकता है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक ग्राफ में क्यूआरएस को काउंट करके तुम बता सकते हो कि कितना हार्ट बीट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. सब एनसीईआरटी का लाइन है। हार्ट बीट तो बहुत सिंपल है, मैंने सिंप्लीफाइड भाषा में आपको सिखाया। अच्छा सुनिए, यहां देखिएगा, ये मैंने दिखाया पीक्यूआरएसटी एक बीट, फिर ये सेकंड बीट है ना, ये फिर सेकंड बीट, इसके बाद थर्ड बीट, फोर्थ बीट, है ना? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. ये दो बीट के बीच का गैप है। बोलो तो।
Yes, sir. Yes, sir. वन बीट कह लीजिए या वन कार्डियक साइकिल कह लीजिए, बात तो बराबर ही है ना। Yes. अच्छा सुनो, जैसे तुम एक चीज बताओ मेरे को, जैसे मैं एक चीज तुमसे पूछ रहा हूँ। सुनो, जैसे सीने पे हाथ रखो, अभी भाग के आए हो, तो बीट तेज होंगे, बीट तेज होंगे तो ये गैप कम होगा या ज्यादा होगा? बीट जल्दी जल्दी होंगे तो गैप कम होगा या कम। ज्यादा? कम। कम होगा। कम होगा। एक चीज समझाते हैं, अगर 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 इफ गैप ज्यादा, अगर गैप कम है, अगर गैप ज्यादा है मतलब एक बीट अभी फील हुआ, बहुत देर बाद आपको दूसरा बीट फील हुआ, इसका मतलब हार्ट रेट कम है या ज्यादा है? कम। 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 लो हार्ट रेट। और जानते हैं लो हार्ट रेट को क्या कहते हैं? लो हार्ट रेट को मेडिकल की भाषा में ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। लेकिन एक बीट तुरंत दूसरा बीट तुरंत तीसरा बीट, मतलब आपको गैप फील ही नहीं हो रहा है, मतलब हार्ट रेट क्या है? हाई हार्ट हाई हार्ट रेट। इस घटना को टैकीकार्डिया कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। है क्या ईसीजी? ईसीजी क्या है? कह रहा है सर हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस ग्राफ को मेजर करते हैं, उस ग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं, टीवी सीरियल्स में फिल्मों में देखे हैं उसी डिवाइस से। उस डिवाइस का नाम है सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस डिवाइस से सर कैसे ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं? जिन लड़की का छूटा था वो सुनिए कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सर पहले क्या करते हैं, एक पेशेंट को सुलाते हैं, उसकी दोनों कलाई पे एक एक लीड लगाते हैं, एक लीड उसके लेफ्ट एंकल पे और खूब सारे लीड्स उसके चेस्ट रीजन पे। अब मशीन से ले जाके कलेक्ट कर देते हैं, ये करंट को फील करके यही पीक्यूआरएसटी ग्राफ देता है। कहिएगा सर इसमें पीक्यूआरएसटी का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है जस्ट अभी बताए हैं कि पी का मतलब है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करना, क्यूआरएस का मतलब है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट करना, टी का मतलब है वेंट्रिकल का रिलैक्स करना। इससे ज्यादा आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। Yes, yes, sir. अब इसमें डिफ्लेक्शन का मतलब देखो, डिफ्लेक्शन हम पढ़ा देंगे लेकिन आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। डिफ्लेक्शन आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। डिफ्लेक्शन आप क्या करोगे जान के, उसका कोई लेना देना नहीं, सर लेना 3 देना इलेक्ट्रिक लाइट्स लगती हैं। क्या कह रहे हो? 3 मेन इलेक्ट्रिकल लेड, मैंने कहा ना मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लेड चेस्ट रीजन में। देखो चेस्ट रीजन में भी लगाए हैं खूब सारे लीड्स। सर जैसे लेफ्ट एंकल पे लगी है, राइट पे नहीं लगेगी? नहीं राइट पे नहीं लगता है, उसका भी रीजन होता है। सर पर यहाँ पर तो करते हैं ना, राइट पे भी लगाते हैं। कहाँ पे? आपके एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, ठीक है तो हम 3 ही पढ़ाएंगे। जैसे एनसीईआरटी की जो मतलब अगर बात करें प्रैक्टिकली क्या होता है उससे हमें लेना देना नहीं है, एनसीईआरटी की लाइंस में उठा के बोल रहा हूँ, ठीक है। करने के लिए हम लोग, मैं इसमें ओके बहुत सारी चीज ईसीजी में पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। मेरी प्रॉब्लम यही है, पढ़ाने का डिफ्लेक्शन पढ़ाने जाए तो पूरा मेडिकल कॉलेज तक पढ़ा देंगे, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। इसीलिए इतना ही हम बोले हैं जितने से आपका नीट का एक एक सवाल सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। हो गया? यस सर। ठीक। अब डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। डेविएशन आपको कोई लेना देना नहीं है, नोट्स में होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। मायोजेनिक का मतलब समझा दिए थे, न्यूरोजेनिक का? यस यस सर। सर। यस सर। चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट रेट। देखो एक बात समझो, एक बात समझो, ये यहां देखिएगा ध्यान से, ये है आपका दिल, ये है आपका दिल, ठीक। आप जानते हैं कि आपके दिल में एट्रिया के वॉल में, स्पेशली एट्रिया की वॉल में एक बड़ा स्पेशलाइज्ड सेंटर है जिसका नाम है, क्या नाम है? ऐसे नोड। वो इंपल्स बनाता है। और यहाँ ए भी नोड है, ये भी आप जानते हैं, है ना? ये भी नोड है। कह रहा है सर आपने पढ़ाया है कि हार्ट जो है मायोजेनिक है, हार्ट मायोजेनिक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल खुद जनरेट करता है ना, फॉर कॉन्ट्रैक्शन सेल्फ जनरेट्स इम्पल्स, मतलब इम्पल्स खुद जनरेट करता है। कह रहा है सर दिल तो बेकाबू है, इसका मतलब दिल बेकाबू है, इसका मतलब क्या हुआ सर? दिल हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ही नहीं है, खुद से करंट बना रहा है।
जैसे इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए सर ब्रेन सिग्नल भेज रहा है तब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दिल तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सर। दिल तो सर दिमाग के कंट्रोल में है ही नहीं, इसका यही मतलब हुआ ना। कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है आपका दिल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल खुद जेनरेट करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कितना स्पीड से करेगा ये जरूर आपके ब्रेन में कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। दिल आपका फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। फुल्ली ऑटोनोमस का मतलब ये हुआ कि खुद ही करंट जनरेट करे और खुद ही हार्ट रेट ऊपर नीचे करे, ये दिल के काबू में नहीं है, ये दिमाग से कंट्रोल होता है। कैसे बताते हैं। मान लीजिए ये आपका मेडुला ऑब्लंगाटा है, हमें देखिए सब कुछ जितना भी ऑटोनोमिक चीज है ये आपका ब्रेन है, और मान लीजिए ये आपके ब्रेन में मेडुला है। फॉर एग्जांपल मेडुला आपके नोट्स में इसका थ्योरेटिकल पॉइंट होगा, लैंग्वेज में होगा, हम डायग्रामेटिक वर्जन दिखा रहे हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा है, इसमें होता है हैव कार्डियक सेंटर, इसमें कार्डियक सेंटर होता है, इनफैक्ट कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर होता है। सुनिए क्या है कहानी। कह रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा से सर कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स हार्ट रेट वाया वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है। कैसे? तो सुनिए, आपके मेडुला से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके मेडुला से कुछ न्यूरॉन्स निकलते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन का नाम है, ध्यान दीजिएगा, सिंपैथेटिक। क्या नाम है बोलिए तो? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर आप सिंपैथेटिक नर्व कह लीजिए। जानते हैं सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्व, रुक जाइए थोड़ा सा डायग्राम हम अच्छा बनाते हैं। सिंपैथेटिक नर्व यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। उस केमिकल में एक बड़ा फेमस केमिकल है, नाम है उसका, ध्यान दीजिएगा इस केमिकल का, नॉर एड्रीना एड्रीनालीन। इसी को कहते हैं नॉर इपिनेफ्रीन। कहाँ रिलीज कर रहा है देखो तो, कौन से पॉइंट पे रिलीज कर रहा है? ऐसे नोड पे। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। वो क्या करता है, ये ऐसे नोड पे जब नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है तो ऐसे नोड को कहता है भाई इंपल्स बढ़ा दो बढ़ा दो, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाता है। ये हार्ट रेट को क्या करता है बोलिए तो? बड़ा था। ठीक ठीक ठीक। लेकिन 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 एट द सेम टाइम आप ही के मेडुला से कुछ दूसरे न्यूरॉन्स भी निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये दूसरे न्यूरॉन्स जो हैं ये मेडुला से ही निकलते हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं ध्यान दीजिएगा ऐसे नोड पे भी जाते हैं और कई बार ए भी नोड पे भी जाते हैं, और ये भी एक केमिकल रिलीज करते हैं। इस नर्व को हम लोग कहते हैं पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और उसमें भी एक बड़ा फेमस पैरासिम्पैथेटिक नर्व, उसका नाम है वैगस नर्व। ये नर्व रिलीज करता है एक केमिकल, और उस केमिकल का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको केमिकल नजर आ रहा है, इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कॉलिन। और एसिटाइल कॉलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है हार्ट रेट को। तो दो तरह के न्यूरॉन्स की सप्लाई है तुम्हारे ऐसे नोड में। एबी नोड में भी वही काम करता है, ऐसे नोड आप मान के चलिए, दो तरह के नर्व की सप्लाई है। अच्छा, ऐसा है क्या कि तुम कह रहे हो कि भाई थोड़ा हार्ट रेट बढ़ा दो, खुद ब खुद बढ़ जा रहा है? तुम्हारे कहने पे बढ़ रहा है क्या? कह रहे हो अभी बढ़ा के दिखाओ, बढ़ा रहा है क्या? नो सर। नहीं। कह रहे हो घटाने के लिए घटा रहा है क्या? नो सर। नो नहीं। सर। इसका मतलब ये कंट्रोल हो रहा है, ऑटोमेटिक है ना? यस सर। यस ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक सेंटर, मैंने कहा है ऑटोनोमिकली चीजें मेडुला से कंट्रोल होती हैं। मेडुला से ऑटोनोमिक नर्व्स निकलते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व ऐसे नोड को जाता है, करंट वो बना रहा है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्व कहता है भाई जोर तेजी से बनाओ तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक कहता है भाई धीरे करो, हार्ट रेट घट जाता है। क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। कौन सा केमिकल निकाल के बढ़ाता है? अच्छा, आप इसको इसको एक्सेलरेटर कह सकते हो, एक्सेलरेटर नर्व कह सकते हो। यस सर। बोलिए।
अच्छा ठीक। यस सर। मतलब अच्छा, ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि जब मैंने आपको सलाइवा पढ़ाया होगा तो बोला होगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर मतलब इमरजेंसी, और इमरजेंसी में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। याद करो, इमरजेंसी में तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ती है या घटती है? बढ़ती इंक्रीज पड़ती है। तो देख रहे हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे बढ़ा रहा है, एपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज करके बढ़ा रहा है। बात समझ में आया? यस Yes, सर। यस सर। अच्छा, जैसे तुम लोग देखते हो कई बार एथलीट्स वगैरह जैसे WWE में या क्रिकेट में, जो एथलीट्स होते हैं वो टेस्टिस को कवर करके खेलते हैं, या फिर अगर किसी मेल को टेस्टिस पे जोर से हिट कर दिया जाए कई बार बेहोश हो जाता है। किसी भी एथलीट के टेस्टिस पे या किसी भी मेल के टेस्टिस पे जोर से हिट कीजिएगा अगर आप, हार्ड हिटिंग ऑन टेस्टिस, ऑन टेस्टिस एक्साइट कर देता है, एक्साइट्स वैगस नर्व, और वैगस नर्व खूब सारा, मान लो किसी के टेस्टिस पे तुम मार दिए तो उसका वैगस ओवर एक्साइट हो जाता है, आप कह लीजिए ओवर एक्साइट हो जाता है, और उसके ऐसे नोड पे खूब सारा एसिटाइल कोलिन निकलता है। एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को घटाता है, वो बंदा दिल पकड़ के बैठ जाता है। कई बार तो दिल की धड़कन भी रुक जाती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार इवन हार्ट रेट स्टॉप्स, और हो सकता है दिल की धड़कन रुकने से हो सकता है उसका क्या हो जाए, मौत हो जाए। तो किसी इंसान को, मेल को टेस्टिस पे हार्ड हिट करके आप कैसे मार सकते हैं? समझ में आया क्यों ऐसी कहानी हो रही है? समझ में आया? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये जो कंट्रोल आप पढ़ रहे हैं, ये आपने पढ़ा इसका न्यूरल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल पढ़ा बोलिए तो? न्यूरल कंट्रोल। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। तो No, दिल sir. तुम्हारा नो सर। फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है, सिग्नल खुद जनरेट कर ले रहा है, लेकिन रेगुलेट हो रहा है नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है? यस सर। अच्छा, यस जरा सर। इन केमिकल्स का नाम ध्यान रखिए, अभी जस्ट यूज करेंगे। जरा इन केमिकल्स के नाम पे फोकस कीजिए, जस्ट यूज किया जाएगा। हो गया, देख लिए, चलें आगे। यस सर। यस यस सर। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, हम दिखा देते हैं। आप देखिएगा तो इस सब नोट्स में जो है ना, इसका लैंग्वेज लिखा गया है, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ये वाला भी आप देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, वैगस, वो सब लिखा हुआ है, देख रहे हैं? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, नहीं है, कहाँ गया है, उसी का डायग्राम बना के दिखाए हैं। बोलिए तो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब हमें केमिकल कंट्रोल पढ़ना है, थोड़ा देर याद रखिएगा। चलिए, अब चलिए याद क्या रखना है समझाते हैं। अभी अभी आप पढ़े हैं हार्ट रेट को बढ़ा रहा है एक केमिकल, उसका नाम था नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन। बढ़ा रहा था कि नहीं? और हार्ट रेट को घटा रहा था एसिटाइलकोलिन। बोलिए तो। Yes, sir. यस सर। यस सर। हार्ट रेट दो तरीके से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अच्छा तुम्हारी चलो इसको थोड़ा फिगर को बड़ा करते हैं। तुम्हारा नॉर्मल हार्ट रेट हम मान लेते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट 70 मान लिया जाए। यस सर। यस सर। अच्छा, मान लो तुम्हारा हार्ट रेट घट गया था, बहुत घट गया था, मान लीजिए 50 हो गया था। ये है बिलो नॉर्मल। ठीक। अच्छा, बिलो नॉर्मल से अगर बढ़ा के आप बैक टू नॉर्मल कर रहे हैं, बैक टू नॉर्मल, ये काम करता है ईपी बाई, ध्यान दीजिएगा, ये काम करता है बाई नॉर एड्रीनालीन, ये काम करता है नॉर एड्रेनालीन। लेकिन जैसे तुम दौड़ के आए हो या दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, समझ रहे हो बात को? मान लो तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उस टाइम में हो सकता है तुम्हारा हार्ट रेट 90 हो जाए, अबव देन नॉर्मल। तो नॉर्मल से ऊपर ले जाने का काम करता है एक दूसरा केमिकल, बस एड्रेनालिन का भाई है, दोनों हार्ट रेट बढ़ाता है। नॉरएड्रेनालिन भी हार्ट रेट बढ़ाता है और एड्रेनालिन भी हार्ट रेट बढ़ाता है। एक ब्रिंग्स टू नॉर्मल और एक हार्ट रेट को अबव देन नॉर्मल लेके जाता है। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है ठीक है, पढ़ाता दोनों है, दोनों का सेम इफेक्ट है। अच्छा, अगर आपके ब्लड में पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, तो हार्ट रेट कम हो जाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। सुनो, एक चीज समझो, हार्ट रेट सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, मान लो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत सारा है, खूब सारा ऑक्सीजन है। एक बार हार्ट ब्लड को पंप किया, पूरी बॉडी में फैल गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम होगा तो हार्ट ज्यादा पंप करेगा ब्लड को, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए। जितना ज्यादा ब्लड जाएगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन कम है तो हार्ट रेट ज्यादा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हार्ट रेट कम। बोलिए तो समझ में आया? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. बुखार में Sir. अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो हार्ट रेट ज्यादा होगा। बुखार में हार्ट रेट बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर कम है तो हार्ट रेट भी कम होगा। अब एक बहुत फेमस चीज है जो पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, दो चीज है आपको पढ़ाए थे, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। वो सेंसिटिव होता है CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। लेकिन आपकी सर्कुलेशन, हार्ट रेट, ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन अगर बॉडी में होगा तो रेट कम होगा, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो रेट ज्यादा होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. yes, sir. इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा पिछले चैप्टर का और इस चैप्टर का, हम आपको मिला के बताए हैं। चलें आगे। Yes, sir. सुनिए, अब है कि हार्ट रेट अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। हार्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटाबॉलिक रेट के। जिस जानवर का मेटाबॉलिक रेट फास्टर होता है, जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट फास्टर होता है, चूहा, तो उसका हार्ट रेट ज्यादा होगा। मेढक का हार्ट रेट कम होता है। हार्ट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनिमल के। हाथी का हार्ट रेट बड़ा है, हाथी, लेकिन हार्ट रेट कम है। चूहा छोटा है लेकिन हार्ट रेट ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, एम्स पूछे हुए है, एम्स का ये पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मान लीजिए दिया हुआ था 4-5 हार्ट रेट दिया हुआ था, जैसे मान लिया था 10 दिया था, 25 दिया था, 40 दिया था, 150 दिया था। आर सम heart rate, find the heart rate, are some heart rate of animals like मान लीजिए कि लिखा हुआ है काऊ, रैबिट, रैबिट रैबिट, एलिफेंट, रैट। फाइंड द हार्ट रेट ऑफ एलिफेंट। कह रहा है कि यहाँ पे 4 हार्ट रेट दिया हुआ है, 10, 25, 40। हालांकि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन मैंने डेटा गलत है, डेटा गलत मैंने लिखा है, मेरे को डेटा याद नहीं है। 4 हार्ट रेट दिए हुए हैं, 10 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 40 दिया है, 150 दिया हुआ है। और 4 जानवरों का नाम दिया है। किसका किसका? गाय का, खरगोश का, हाथी का और चूहा का। कह रहा है बताइए इसमें से हाथी का हार्ट रेट कौन सा है। सुनिए, इन चारों जानवरों में बिगेस्ट साइज किसका है? ठीक ठीक, हाथी का तो साइज सबसे बड़ा है, देयरफॉर साइज के इनवर्सली लोएस्ट हार्ट रेट होगा। बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ सबसे कम हार्ट रेट कौन सा है? 10. तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर लेते अगर आप भी वहां पे होते तो, आसानी से, सिर्फ स्टोरी के हिसाब से। यस सर। याद नहीं करना था। हाथी का हार्ट रेट क्यों याद रखोगे? इंसान का याद ही नहीं हो रहा है तुमसे, हाथी का याद करोगे। दिमाग से क्रैक किया जाता है क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ चुके हैं। Yes, sir. Yes. डेटा गलत है। हाथी का हार्ट रेट 10 नहीं होता है, मेरे हिसाब से 25 या 40 होता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ। अच्छा, कह रहा है एज ऑफ एनिमल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नवजात बच्चे का ज्यादा, ओल्ड एज में कम होता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें ब्लड वेसल पढ़ना है। ब्लड वेसल आपको पढ़ाते हैं। चलिए ब्लड वेसल पहले एक बार डायग्राम बना के दिखा देते हैं, फिर पढ़ा देते हैं। 2 मिनट का काम है ब्लड वेसल पढ़ाना। हो गया, चैप्टर खत्म हो चुका है तुरंत। कौन सा लेक्चर है ये चैप्टर का? इस चैप्टर का कौन सा नंबर लेक्चर है ये? चौथा या पांचवा? अच्छा, तुम लोग नहीं गिनते हो। चौथा। चलो कोई बात नहीं।
चलो, जैसे मान लो ये तुम्हारा दिल है, हार्ट है। मान लीजिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक। आप लोग जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेन ट्यूब निकलता है। अच्छा, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं एरोटा, मेन पाइप है। जैसे पानी की टंकी से एक मेन पाइप निकलता है। एक मिनट रुक जाइए जरा, अटेंडेंस हमको भेजने दीजिए, छूट गया अटेंडेंस। 6वां लेक्चर है। अच्छा, छठा है, ठीक है। लेक्चर भी 1.5 घंटे का। एक मिनट अटेंडेंस भेज देने दीजिए, तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। अरे तुम लोग क्वेश्चन वगैरह करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि बस क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लास में पता है ना, आप लोगों को जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, मेरा गाइडेंस बहुत कम हो जाता है ना। आप लोगों से तो मैं देखता भी नहीं हूँ सामने। डाउट सेशन वगैरह हम लगा दिया करेंगे। मेरी संडे को क्लास रह रही है, टाइमिंग तुम लोग देख ही रहे हो, 3:30 से हो गया है। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है उस वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द हम नया डाउट सेशन अनाउंस कर देंगे। आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, 24 घंटे में रिप्लाई ना मिले तुरंत, 24 घंटे छोड़िए, आप लोगों का ऑनलाइन बैच है, आप लोगों को अगर 8 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं मिले तो दोबारा रिमाइंडर डालिए, तब तक जब तक कि आपको रिमाइंडर ना मिल जाए। अगर आपका बैच ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन वाले के लिए मैंने कहा है, अगर आप लोगों को 8 घंटे में रिप्लाई नहीं मिलता है मेरे से तो दोबारा जरूर मैसेज डालिए। अभी क्या होता है ना, जैसे थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को मेरा तीनों दिन मतलब बैक टू बैक क्लास रहते हैं। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7:30 तक क्लास रहता है, तो टाइम नहीं मिलता है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जैसे फ्री हूँ रिप्लाई दे दूं। लेकिन इन 3 दिनों में मैसेजेस बहुत आते हैं, मतलब अब आज मैंने अगर बच्चे को रिप्लाई नहीं किया तो आज का मैसेज, कल का मैसेज। तो हो सकता है आप मैसेज करो, मैं रिप्लाई ना दूं, तो आपको रिमाइंडर डालना है कि हाँ सर आपने रिप्लाई नहीं किया। 8 ही घंटे में आप लोग दोबारा मैसेज किया कीजिए, क्योंकि आपका बैच ऑनलाइन है। क्वेश्चन जरूर कीजिए। सुनिए, जैसे घर में पानी का टंकी होता है तो एक पाइप निकलता है, मेन पाइप। अब नल 10 जगह घर में लगा हुआ रहता है, बाथरूम में, किचन में, बाहर, हर नल तक वही पाइप तो जा नहीं सकता है, तो उस पाइप से ब्रांचिंग निकलता है। ऑर्टा में आप जानते हैं मेन ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। ऑर्टा की जो ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं बोलिए तो? आर्टरी। आर्टरी। एरोटा, ऑर्टा या एरोटा ब्रांच करके बना रहा है आर्टरी, ठीक। ब्रांच करके आर्टरी बना दिया। कह रहे हैं सर 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 आर्टरी आगे चलता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आर्टरी आगे चला तो आर्टरी फिर टूट जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके सामने हम बना रहे हैं डायग्राम, आर्टरी फिर टूटता है। किसमें टूटता है तो बताते हैं। आर्टरी अपने से छोटे भाई में टूटता है। इस छोटे ट्यूब को कहते हैं हम लोग आर्टेरियोल। तो आर्टरी ब्रांच करता है आर्टेरियोल में। ये फाइनल कॉन्सेप्ट है ब्लड वेसल का, ध्यान रखिएगा। आर्टेरियोल्स टूट जाते हैं, आर्टेरियोल्स टूट जाते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ताकि आप आसानी से समझ सको, आप आसानी से समझ सको, इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। हालांकि ये डायग्राम मैंने पिछले क्लास में भी शायद बनाया था, फिर से हम बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा बेटर समझ सको। ये ब्लड वेसल का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, हाथी घोड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सेकेंड। ठीक, इधर देखिए, हियर वी गॉट, सुनिए, हो गया, बन गया।
आर्टेरियोल्स ब्रांच करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग कैपिलरी। कैपिलरी यूनाइट करके बनाता है वेन्यूल। वेन्यूल्स यूनाइट करके बनाते हैं वेन्स। ध्यान रखिएगा ये वेन्स हैं। जैसे मान लो दो तरफ के वेन्स, कहाँ के, जैसे ये मान लो लोअर पार्ट का वेन है, फ्रॉम लोअर पार्ट, अगर लोअर पार्ट का वेन है तो ये यूनाइट करके बनाता है, क्या बनाएगा, इन्फीरियर वेना Inferior केवा। vena क्या cava. बनाता है, inferior vena cava, केवा। इन्फीरियर वेना के और अगर अपर पार्ट का वेन है, अपर पार्ट का वेन है तो आप लोग जानते Superior ही vena हैं। cava. ठीक superior ठीक vena cava, ठीक ठीक ठीक। फ्रॉम अपर वेन्स यूनाइट और ये बनता है सुपीरियर वेना केवा। ठीक, सुपीरियर वेना केवा। आपने क्या सीखा, आपने इसमें सीखा कि ब्लड वेसल, अब देखो कौन कौन से तुम्हें पढ़ने हैं, एक आर्टरी पढ़ना है, दूसरा कैपिलरी पढ़ना है, तीसरा वेन पढ़ना है। इन सब के वॉल्स, आर्टरी के, वेन्यूल के, और किसके, आर्टेरियोल के और आर्टरी के, ये इम्परमिएबल होते हैं, इनसे कोई चीज का एक्सचेंज नहीं होता है, इम्परमिएबल होते हैं। कैपिलरी की वॉल परमिएबल होती है बिकॉज इसमें पाए जाते हैं, बिकॉज हैव फेनेस्ट्रा, इसके वॉल में पाए जाते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा का मतलब है छोटे छोटे ऐसे छेद पाए जाते हैं, बाकियों में ये छेद नहीं पाए जाते हैं। बाकी इम्परमिएबल इसलिए होते हैं बिकॉज, क्यों इम्परमिएबल होते हैं, बिकॉज वो थिक होते हैं। क्लियर है ये बात, बोलो। yes sir, yes sir, Yes, अब sir. अब सुनो, जैसे मान लो मैं दो चीज बनाऊंगा तुम्हारे सामने, मान लो कि तुम कह रहे हो हमें दो ब्लड वेसल पढ़ना है। ब्लड वेसल दो तरह के होते हैं, अगर आप देखोगे तो ऐसे ब्लड वेसल की अगर बात करोगे, ब्लड वेसल दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। दोनों के बारे में समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे आप देखो मैं बना रहा हूं, यहां देखना, जैसे ये रेड कलर का है तो ये आर्टरी है, ठीक, ये रेड कलर का है तो आर्टरी है, ठीक। और मैं ब्लू कलर का बनाऊंगा तो तुम क्या समझना, बोलो तो, वेन, ठीक। कह रहा है सर 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 चाहे आर्टरी हो या ब्लड वेन हो, देखो ये बीच में ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह क्या कहलाता है, बोलो तो ल्यूमेन कहलाता है। yes sir, यस सर। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ल्यूमेन ज्यादा कहाँ पे है, artery, आर्टरी। चलो मैं मोर और लेस ही लिख दूं, मोर लेस। सुनिए, कह रहा है सर ठीक है ये तो खाली जगह है, सर इसके चारों तरफ ये मस्कुलर वॉल की थिकनेस होती है, इनके चारों तरफ ध्यान दीजिएगा थिकनेस पाया जाता है। अगर मैं बना के दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इनमें एक लेयर पाया जाता है, इनर मोस्ट लेयर। ध्यान दीजिएगा, उस इनर मोस्ट लेयर को हम लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं टी। टी दोनों में पाया जाता है, टी इंटरना, इसको कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा मैं हिंदी ये नाम पूरा लिखता हूं, इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। एक्चुअली ब्लड वेसल की जो इनर लेयर होती है, ध्यान दीजिए मैं एक तरफ सिर्फ दिखा रहा हूं, एक तरफ दिखा रहा हूं, ब्लड वेसल की जो लेयर्स होती है इसमें ट्यूनिक्स पाए जाते हैं। ट्यूनिक्स कहने का मतलब इसको कवर करके रखता है, थिकनेस होता है, ये सबसे अंदर वाला लेयर ट्यूनिका इंटरना कहलाता है। इसके बाद फिर एक लेयर पाया जाता है, चलो इधर मैं बनाता हूं ताकि तुम ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाए। इसके बाद फिर एक लेयर पाया जाता है दोनों में, और ये लेयर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये लेयर जो है, अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, तो ये दूसरा लेयर जो है, ये दूसरा लेयर जो है, ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को हम लोग कह रहे हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका क्या कहिएगा, मीडिया कहिएगा, Yes, sir. ट्यूनिका मीडिया, ये सेकंड लेयर है। जानते हैं सेकंड लेयर, आप फिगर देख के बताइए, आप लोग बहुत समझदार हैं, ट्यूनिका मीडिया किसका ज्यादा वाइड है, देखिए तो वाइड किसका है, Veins.
वेन का वाइड होता है और ये थोड़ा नैरो होता है, ये थोड़ा नैरो होता है। चलिए, उसके बाद एक और लेयर होता है, इतना ही नहीं, एक और लेयर होता है आपके ब्लड वेसल के चारों तरफ। वो लेयर बराबर होता है, वो लेयर दोनों में बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। और ये आउटर मोस्ट लेयर जो आर्टरी और वेन में पाया जाता है, इसको क्या कहना पसंद कीजिएगा? एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। यस सर। इसको कहेंगे टी एक्सटर्ना। मैं टी लिखूं, तुम ट्यूनिका समझना, बोलो। यस सर। सुनो, यस तो तुम्हारे, सुनो बड़े पे ध्यान से समझना, तुम्हारे आर्टरी और वेन में चारों तरफ से ट्यूनिका पाया जाता है, 3 कोट पाया जाता है। बाहर वाला एक्सटर्ना होता है, और एक्सटर्ना जो है फाइबर का होता है, फाइबर स्पेशली कोलेजन फाइबर होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। बीच वाला जो मीडिया है, मीडिया वाला जो लेयर है, ये स्मूथ मसल का लेयर है, स्मूथ मसल का लेयर है। ये लेयर वेन्स में मोटा होता है। अच्छा, इसके मोटा होने से, इसी के मोटा होने से अंदर का ल्यूमेन छोटा होता है। इसी के मोटा होने से, ये ज्यादा मोटा है तो ल्यूमेन का जगह कम हो जाता है, जबकि आर्टरी में ये पतला होता है। और सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर ट्यूनिका इंटरना कहलाता है। ट्यूनिका इंटरना में सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है ट्यूनिका इंटरना में, ध्यान दीजिएगा, ट्यूनिका इंटरना में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, उसी को हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए तो? एंडोथेलियम। इंडोथेलियम। तो दिस इज द इनर मोस्ट, ये ट्यूनिका इंटरना का ही पार्ट है। ये पार्ट है, पार्ट ऑफ टी इंटरना, ये कहलाता है इंडोथेलियम। बोलिए तो, समझ में आया? यस यस सर। अच्छा, तो ये ब्लड वेसल की कहानी है। चलो अब चीजों को मैं दिखा देता हूँ आपके नोट्स पे। आपके नोट्स पे ये फिगर हम भेज देंगे, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए यहाँ पे आपके नोट्स में ये सारा चीज लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़ लीजिए, जरा एक बार पढ़ लीजिए। ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया, इसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम होता है। एंडोथेलियम आप जानते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। यार मेरी तबीयत हो रही है खराब, पता नहीं, डेली शाम में एलर्जी। एक तो ये रूम वगैरह जो होते हैं ना बड़े गंदे होते हैं, डस्ट से एलर्जी है मेरे को। इधर एक बात समझिए, एक चीज समझाते हैं। आपको पता है, आप देख रहे हैं कि आर्टरी और वेन के वॉल में, आर्टरी और वेन के वॉल में इतने ये 3 लेयर होते हैं, ये 3 लेयर होते हैं। आपको पता है आपके कैपिलरी में, कैपिलरी में, कैपिलरी हैज ओनली, कैपिलरी के वॉल में सिर्फ इंडोथेलियम होता है। कैपिलरी के वॉल में सिर्फ इंडोथेलियम, ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं होता है, ट्यूनिका मीडिया नहीं होता है। और इंटरना में सिर्फ कौन सा इंटरना होता है, बोलो तो? इंडोथेलियम। इसी वजह से कैपिलरी की वॉल, इसी वजह से कैपिलरी की वॉल से कोई भी चीज आसानी से क्या हो जाता है, बोलिए तो? पास कर जाता है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ना कुछ, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, और छोटा मोटा गड़बड़ नहीं किया है एक्चुअली। सर मैंने, हाँ, मैंने मैंने ना गलती ये किया है कि एक्चुअली ये आर्टरी मैंने गलत थोड़ा सा बता दिया है, मैंने नाम ही गलत बोल दिया, मेरे को अभी ध्यान आ रहा है। एक्चुअली ये वेन होगा और ये आर्टरी होगा, मेरे को लग रहा था, तुम लोग बोले भी नहीं हो। यस सर हाँ हाँ हाँ, ये आर्टरी होगा। अब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानिए कि वेन में ल्यूमेन, ये जस्ट हल्का सा मेरे को अभी जस्ट अभी मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि यार मैंने गलत लिख दिया है पूरा, मतलब उल्टा मैंने समझा दिया था, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जानिए कि वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है। अच्छा सुनो, किसी चीज का, जैसे ये पानी का पाइप है, अगर इसका ल्यूमेन बड़ा है और ल्यूमेन दबाओगे, इस पाइप को दबाओगे, तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा सर जिसका ल्यूमेन बड़ा होगा और जिसका ल्यूमेन छोटा होगा, आर्टरी में पाइप छोटा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, बोलिए तो? यस सर। यस यस सर। वेन में प्रेशर कम होगा। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक। आपको पता है इस लेस प्रेशर और मोर प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है? जितने भी इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, जितने भी इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, देयरफॉर इंजेक्शंस आप कभी भी सुनिएगा, इंजेक्शंस आर इंट्रावेनस। कभी भी कोई इंजेक्शन इंट्रा आर्टेरियल नहीं होता है, इंट्रावेनस होता है। क्यों? मान लो तुम क्या कर रहे हो, एक निडल ले रहे हो और आर्टरी में लगा दिए। आर्टरी में लगाने जाओगे तो प्रेशर ब्लड का ज्यादा रहता है, वहां से खून फुहारे की तरह निकलना शुरू हो जाएगा और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। वेन में ब्लड लो प्रेशर में जाता है तो उसमें कोई निडल लगाओगे तो खून ज्यादा बाहर नहीं आएगा, बड़े आराम से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आप वहां पे इंजेक्शन को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यही कारण है कि मार्केट में बिकने वाला ज्यादातर इंजेक्शन इंट्रावेनस होता है। बोलिए, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज समझिए, आर्टरी और वेन के डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए फिर से हार्ट बनाएंगे। 2 मिनट लगेगा हमें हार्ट बनाने में। ऊपर लंग दिखाएंगे, ऊपर लंग दिखाएंगे, नीचे टिश्यू दिखाएंगे। ठीक, टिश्यू दिखाएंगे। आपको पता है आपके लंग से एक वेन आता है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। आपको पता है यहाँ आपके हार्ट से इधर एक आर्टरी जाता है, इसका नाम है सिस्टेमिक आर्टरी, जो टिश्यू को जाए, इसको सिस्टेमिक आर्टरी कहते हैं। सिंपलीफाइड डायग्राम बना रहे हैं। ये है सिस्टेमिक वेन और ये है फिर जो लंग को जा रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, आर्टरी को लेके एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, आर्टरी को लेके एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें जो ब्लड होता है, उसमें जो ब्लड होता है वो कैसा ब्लड होता है, बोलिए तो? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, और नहीं, आर्टरी में और वेन में कैसा ब्लड होता है? Deoxygenated. तो आप कह सकते हैं कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड और वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। जरा पल्मोनरी आर्टरी को देखिए तो कैसा ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में, Deoxygenated. और पल्मोनरी Deoxygenated. वेन में Oxygenated. अब ऐसा नहीं है कि आर्टरी वेन में एकदम स्ट्रिक्टली है कि नहीं भाई ये ऑक्सीजनेटेड ये डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्शन भी है दोनों के। अब कह रहा है इस वजह से हमें एक नया डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। देखिए, आर्टरी का एक बड़ा शानदार डेफिनेशन होता है, ये ब्लड को हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है। दोनों फिगर में देखिए, कोई भी आर्टरी होगा वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा होगा, और वेन हमेशा ब्लड को टुवार्ड्स हार्ट लेके जाता है। दोनों फिगर में देखिए, कोई भी आप वेन हो वो ब्लड को दिल के करीब ही लेके जा रहा होगा। देखिए तो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है वो दिल में जा रहा है, टुवार्ड जा रहा है, Yes, sir. Yes, sir. और Yes, सिस्टेमिक sir. वेन से भी टुवार्ड जा रहा है ना? Yes, sir. तो आर्टरी का डेफिनेशन हुआ ऐसा वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, और वेन का डेफिनेशन हुआ ऐसा वेसल जो ब्लड को हार्ट के करीब लेके जाए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब चलिए, अब हम आपको सिखाते हैं। इसमें बीच में बहुत सारी फालतू चीजें भी हैं, आपको हम सिखाने जा रहे हैं। 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, इसी फिगर पे समझ में आ जाएगा। एक होता है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। आप इसमें देख रहे होंगे डबल सर्कुलेशन, मैंने 2 नाम लिखा है, एक पल्मोनरी लिखा है वेन और आर्टरी, और एक लिखा है सिस्टेमिक वेन और आर्टरी लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, समझाते हैं फिगर पे समझाते हैं, और डबल सर्कुलेशन का मतलब बताते हैं, और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलिए समझाते हैं, पहले तो डबल सर्कुलेशन का मतलब समझिए। देखो, डबल सर्कुलेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हारी रगों में दौड़ रहा खून, कोई भी खून दिल से 2 बार होके गुजरता है। अब तुमको यकीन नहीं है तो हम दिखाते हैं, कोई भी ब्लड, जैसे ये बताइए, जैसे मैं बात बात कर लेता हूँ किसी से। चलिए आप लोग बताइए कि मैं कहाँ के ब्लड को दिखाऊं कि वो कितनी बार हार्ट में गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ये सिस्टेमिक आर्टरी वाला ब्लड, यहाँ से स्टार्ट किया जाए, यहाँ से बोलिए। Yes, sir.
चलिए Yes, चेक sir. कर, Yes, sir. आप देखिएगा कि ये दिल में कितनी बार हो जा रहा है, देखिएगा बस। ये चला, ये ब्लड ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। अच्छा, ये पहली बार राइट एट्रियम में उतरा, फर्स्ट एंट्री है इसकी। हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक सर्किट कब कंप्लीट करेगा, जहां से चला है वहीं पे पहुंच जाए। अभी एक बार दिल में गया, अच्छा दिल में ये एक बार गया ऐसे, फिर दिल से बाहर निकल गया, फिर दिल से बाहर निकल के ये लंग के पास गया और लंग से फिर चला, तो चलते हुए अच्छा ये फिर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ये पहली एंट्री है या दूसरी? Second entry. सेकंड एंट्री है। फिर यहां से निकालिए और फिर आके यहाँ पे एंड किया, जहां से चला था वहीं पे एंड कर गया। लेकिन सर्किट पूरा करते करते इसने 2 चक्कर लगाया दिल का। Yes, sir. देखिए, बस यही मतलब होता है डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है हार्ट, सॉरी ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस फ्रॉम, बोले थे ना कि आगे डबल सर्कुलेशन का मतलब सिखाएंगे, बोलो तो। Yes, sir. ट्वाइस फ्रॉम दी हार्ट फॉर ईच सर्किट। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा। देखिए बीच में जो फालतू चीजें हैं वो हम हटा रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे हैं समझ लीजिए वो सिलेबस में नहीं है। अब इधर आइए, डबल सर्कुलेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पल्मोनरी और एक होता है सिस्टेमिक। देखो, पल्मोना मतलब होता है लंग, जिसमें लंग इन्वॉल्व हो। सिस्टेमिक मतलब होता है टिश्यू, जिसमें बॉडी का टिश्यू इन्वॉल्व हो। चलो ऊपर फिगर में देख लेते हैं। ये बताओ, जैसे तुम खुद देखो, अच्छा जो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है, राइट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप कर रहा है वो जा कहां पे रहा है? Lung में. ठीक, तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी, लंग, और लंग से जो ब्लड निकला वो पल्मोनरी वेन में और फिर लेफ्ट एट्रिया में, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जिसमें लंग इन्वॉल्व हो। कौन कौन आ गया? राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग में, और लंग से गया पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट एट्रिया में। है या नहीं? इतनी दूर लंग इन्वॉल्व है Yes, या नहीं है? sir. देखो तो। Yes, sir. अच्छा, देखो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया है तो गया है सिस्टेमिक आर्टरी में, गया है टिश्यू को, टिश्यू इन्वॉल्व है उसमें, और टिश्यू का इम्प्योर ब्लड वाया सिस्टेमिक वेन राइट एट्रियम में गया है। Yes, sir. जितनी दूर टिश्यू इन्वॉल्व हो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी से टिश्यू से सिस्टेमिक वेन, और सिस्टेमिक वेन से, ध्यान दीजिएगा, राइट एट्रियम। इतनी दूर का कहानी, टिश्यू इन्वॉल्व है इसमें। Yes, sir. समझ में आया? जिसमें लंग इन्वॉल्व हो पल्मोनरी, और जिसमें हार्ट टिश्यू इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, आपके जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें सब लिखा हुआ है। चलें आगे, यस सर। देख लीजिए। चलिए 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर पढ़ाते हैं। चलिए, अब एक बहुत सिंपल चीज सिखाते हैं आपको, बहुत सिंपल चीज। सब कुछ हम डायग्राम पे पढ़ाएंगे, ये सारा पीडीएफ अपलोड कर देंगे। हालांकि नोट्स रेफर कीजिएगा, समझने के बाद नोट्स पे समझ में आ जाएगा। नोट्स नो डाउट बेहतरीन है,
बहुत फाइन नोट्स है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन, आपको समझाते हैं, या फिर इसी में कह लीजिए पोर्टल वेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन या वेन, आपको समझाते हैं। जैसे आप एक सिंपल टर्म्स में क्या समझते हैं आपको समझाते हैं, अंतर समझाते हैं। हम लोग सारा कहानी हार्ट पे ही देखेंगे। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी अभी आप पढ़े हैं यहाँ से आर्टरी निकलता है, आर्टरी टूट जाता है, आप लोग जानते हैं कैपिलरी में, बीच में वो सब भी टूटता है, मेरे को पता है, आप बस शॉर्टकट में समझिए। ये आर्टरी नाम अगर देखें तो हम लोग, ठीक, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, हार्ट। आप क्या देख रहे हैं इसमें, और ये आपका टिश्यू रहा, ये रहा आपका टिश्यू, या फिर आप कह लीजिए क्या है, ये ऑर्गन है ना। इसमें कैपिलरी पे टूटा होगा, है तभी तो एक्सचेंज हुआ होगा, बोलिए। यस सर। यस सर। जो पहला वाला है ये है नॉर्मल सर्कुलेशन, ये है, चलिए इसका मैं नाम थोड़ा सा इधर शॉर्टकट लिखता हूं, दिस इज, ये है नॉर्मल सर्कुलेशन। लेकिन आप कहिएगा कि सर सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, तो लेट मी ड्रॉ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं। इधर आइए, यहां से एक ट्यूब निकला, आपको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन दिखा रहे हैं, ये ट्यूब निकला। चलिए आप दोनों में डिफरेंस मेरे को खुद ही बताइएगा, आप खुद तैयार हैं डिफरेंस बताने के लिए। अच्छा मान लीजिए ये एक बार कैपिलरी में टूटा, ये एक बार कैपिलरी में टूटा, फिर ये यूनाइट हो गया, ठीक। अच्छा कैपिलरी में टूटा, तो कैपिलरी में टूटा होगा तो कोई ऑर्गन होगा, वहीं पे टूटा होगा ना, टिश्यू या ऑर्गन होगा, है ना, ठीक यस सर। ठीक ठीक। टेक्निकली तो इसको दिल में चले जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था कि नहीं, हार्ट में चले जाना चाहिए था, है ना। यस यस सर। आपको पता है ये फिर कैपिलरी में टूट जाता है, आपको पता है ये फिर से कैपिलरी में टूटता है, फिर से ये कैपिलरी में टूटा, ये कैपिलरी, ये भी कैपिलरी, और ये कोई दूसरा ऑर्गन होता है, ये कोई, ये स्टार्टिंग ऑर्गन है, ये फिर से कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन एंड कर रहा है, फिर जब यूनाइट होता है तो जाके ये आपके हार्ट में मिलता है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है और नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है, वो इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। क्या आपने देखा कि नॉर्मल सर्कुलेशन में हार्ट है, हार्ट है, कैपिलरी है, हार्ट है, कैपिलरी है, फिर हार्ट है, यही है ना, हार्ट कैपिलरी हार्ट, ये नॉर्मल है या नहीं। यस सर। पोर्टल में देखिए, हार्ट, बताइए पोर्टल में, कैपिलरी है ना, फिर कैपिलरी, यस यस फिर कैपिलरी, फिर हार्ट, ये कौन सा सर्कुलेशन है, पोर्टल। पोर्टल। कैपिलरी। कैपिलरी पहला जो है ये ऑर्गन 1 पे है, जिस पे स्टार्ट हो रहा है। कैपिलरी जो दूसरा है ये दूसरे ऑर्गन पे है जिस पे एंड हो रहा है। इस पोर्टल सर्कुलेशन का नेमिंग जिस ऑर्गन पे एंड होता है उसी के बेसिस पे, नेमिंग इज बेस्ड ऑन दिस ऑर्गन, ऑन दिस ऑर्गन, जिस ऑर्गन पे खत्म होता है। जैसे मैं पोर्टल सर्कुलेशन के टाइप पढ़ाता हूं आपको, आप एक टाइप पढ़ के आए हैं, पहला पढ़ के आए हैं आप हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक पोर्टल वेन। कहां से शुरू होता है इसका स्टार्ट बोलो तो, कहां से शुरू होता है पढ़ाए हैं, और एंड कहां होता है, स्टार्ट स्मॉल Digestive इंटेस्टाइन से पढ़ाए थे, यस सर। यस सर। स्पेशली आप कह लीजिए एलिमेंट्री कनाल से, है ना, जहां जहां से एब्जॉर्प्शन होता है। और अभी अभी बोले हैं, अभी अभी बोले हैं, नाम इसका रखा गया है जिस ऑर्गन पे एंड हो रहा है। हिपैर मतलब लिवर होता है, तो सीधा सीधा आप क्या लिख दीजिएगा, कौन सा ऑर्गन है, लिवर। लिवर। समझ में आया, समझ में आया, बोलिए तो क्या कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, दूसरा आप नर्वस सिस्टम में हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़िएगा, इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल
चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में। पोर्टल वेन मैं बताऊंगा नहीं, बस इसका नाम बताता हूँ। हाइपोफाइजिया का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हाइपोफाइजिया की बात करें तो इसका मतलब पिट्यूटरी होता है। क्या मतलब होता है बोलिए? तो पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। मतलब एक चीज तो फाइनल है कि इसका एंड ऑर्गन क्या है? पिट्यूटरी पिट्यूटरी है। Pituitary समझ रहे हैं बात को? स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी। स्टार्टिंग ऑर्गन कहाँ होता है वो बता देते हैं, पढ़ाएंगे आपको हार्मोन वाले चैप्टर में, पिट्यूटरी वाले में। स्टार्ट बता देते हैं, इसका हाइपोथैलेमस से शुरुआत होता है। कोई तकलीफ? नो सर। तीसरा तीसरा ह्यूमंस में ये तीसरा नहीं होता है, इसका नाम है रेनल रेनल पोर्टल वेन। देखो रेनाल मतलब क्या होता है? किडनी। तो एक बात तो Kidney. तय है, इसका एंड ऑर्गन कौन होगा? किडनी स्टार्ट कहाँ होता है वो जानिए। स्टार्ट ऑर्गन इसका होता है, स्टार्ट ऑर्गन होता है स्टार्ट फ्रॉम फिन्स। जनरली ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। फिन्स से, टेल से एंड हाइंड लिम्ब से, हाइंड लिम्ब से ब्लड को इकट्ठा करके किडनी में लेके जाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए, तो आपको मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका सिखाया। दूसरा हाइपोफाइजियल आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है। क्लियर? बोलो। Yes, sir. यस ठीक ठीक। यस सर। चलो, अब जो है हमें सब कुछ जो है मेरे हिसाब से नोट्स पे पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा टाइम बचेगा क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। तो ये देखिए, ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। मैंने पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा दिया, देख रहे हैं? ये सब कुछ पढ़ाया है ना अभी, जस्ट आप चेक कर लीजिए। यस सर। यस सर। ठीक। अच्छा, एक पोर्टल आर्टरी होता है, उसको छोड़ दीजिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, तुम लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि हार्ट सबको ब्लड देता है, खुद उसमें ब्लड की सप्लाई जाती है कोरोनरी आर्टरी से। कोरोनरी आर्टरी उसके वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन्स कलेक्ट करते हैं और वो फाइनली कोरोनरी साइनस के थ्रू ले जाके राइट एट्रियम में गिरा देते हैं ब्लड को। याद है, पढ़ाए थे? यस सर। Yes, sir. अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। 10 मिनट का काम है, पढ़ा देते हैं, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी 20 मिनट टाइम है ना, ये डिसऑर्डर तो 10 मिनट का काम है। डिसऑर्डर 10 मिनट का काम है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद एक्सक्रीशन शुरू कर देंगे। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? पहले तो ब्लड प्रेशर क्या है? जैसे मान लो ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है, और ये इसका दीवाल है। अच्छा, जब ब्लड इसमें जा रहा होगा तो दीवाल पे धक्का लगा रहा होगा, दीवाल पे धक्का लगा रहा होगा, तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं बोलिए तो? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? जैसे पानी है, पानी अगर पाइप में जा रहा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, वो पानी का प्रेशर कहलाएगा। अगर ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल में तो वो ब्लड का प्रेशर कहलाएगा। बस, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। अब कह रहा है सर ब्लड वेसल दो होते हैं, एक पतला वाला ब्लड वेसल होता है जिसको सर आप आर्टरी कह रहे हो, और एक दूसरा वाला ब्लड वेसल होता है थोड़ा मोटा वाला, उसको वेन कहते हैं। सर अभी अभी आप बता रहे हो सर आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि आर्टरी में हार्ट ब्लड को पंप किए रहता है और वेन में प्रेशर कम रहता है। तो जब आर्टरी में प्रेशर को मेजर किया गया तो देखा गया 120 mm था, वेन में सिर्फ 80 mm था। इसमें 120, इसमें 80 mm। अच्छा, आर्टरी में क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करता है तो इसको सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर कहते हैं। वेन में बॉडी के पार्ट से रिलैक्स होके ब्लड आता है, मतलब कोई हार्ट नहीं होता ना वेन में, तो कोई हार्ट होता ही नहीं है पंप करने के लिए, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर या रेस्टिंग प्रेशर होता है, प्रेशर कम होता है। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. ठीक।
ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर किससे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। कोई तकलीफ? अरे बीपी मशीन? नो सर। ठीक, अच्छा 180 का और सॉरी 120 और 80 का जो डिफरेंस है इसी को पल्स प्रेशर कहते हैं, जिसको आप फील करते हैं, ये पल्स प्रेशर है। 120 माइनस 80 कीजिएगा, अगर दोनों बराबर होते तो आपको कुछ फील नहीं होता, प्रेशर फील नहीं होता अगर दोनों प्रेशर बराबर होते तो, लेकिन प्रेशर डिफरेंस है तो कई बार आप उसको फील कर लेते हैं। जो आपकी धड़क, कई बार आप देखिएगा कुछ जगह के ब्लड वेसल्स को छू के ऐसा लगेगा फड़क रहा है, फड़कना जैसा, जैसा नहीं होता है, लोग नस को दबा के चेक करते हैं, अच्छा बीट फील हो जाता है, कलाई में फील हो जाता है, देखे? यस सर। तो वो पल्स प्रेशर है। अच्छा हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन है अगर यही प्रेशर बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लो ये आर्टरी है, खूब सारा इसका इतना बड़ा रास्ता है, ल्यूमेन है, ठीक, ल्यूमेन है, लेकिन अगर खाने में तुम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खा रहे हो, फैट वगैरह ज्यादा खा रहे हो, तो वो जाके इसकी ल्यूमेन में जमा होगा, जमा होगा तो ये रास्ता हो गया छोटा। अच्छा रास्ता छोटा हो गया, यहाँ ल्यूमेन बड़ा, यहाँ ल्यूमेन छोटा, रास्ता छोटा हो गया तो इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा, आप जानते हैं प्रेशर ज्यादा तो इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। आप जानते हैं अगर गुस्सा कीजिएगा दिल ज्यादा ब्लड को पंप करेगा। मान लो कोई पानी का पाइप है, तुम उसको दबाए हुए हो, अब पंप भी ज्यादा कर रहे हो तो पाइप फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? यस सर। यस सर। तो पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया फैटी एसिड में, बोलो तो। यस sir. सर। ठीक 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 है, ये था आपका हाइपरटेंशन। दूसरा है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना, एंजाइना का मतलब, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या है? एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा लगेगा किसी ने सीने में पिन चुभो दिया है, पिन चुभो दिया है, बहुत शॉर्ट, एक्यूट का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है? कई बार आपके हार्ट के वॉल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इस एक्यूट चेस्ट पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अगर बार बार इस तरह से सीने में तेज चुभन हो रही है तो इंडिकेटिव है कि आपके दिल को रेगुलरली ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है बाद में। खैर एनसीईआरटी की लाइन है कि मिडिल एज लोगों में और एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। दो बीमारी है जिसको एक साथ हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, आप चिंता ना करें, अब सब कुछ हम लोग फिगर के ही माध्यम पे पढ़ेंगे, बाकी ये सब चीज छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको समझा रखी है। चलिए एक डिजीज है, ध्यान दीजिएगा, एक डिजीज है कैड, कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है एक, एक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को हम लोग कहते हैं एथीरो एस्क्लेरोसिस, एथीरो एस्क्लेरोसिस, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस। दोनों में अंतर क्या है? एथीरो में और आर्टेरियो में अंतर क्या है, हम वो पढ़ाने जा रहे हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए हम फिगर पे समझाएंगे, हालांकि आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा हार्ट बनाते हैं, ठीक, और ये इसकी थिकनेस बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये आपके हार्ट का थिकनेस है, ठीक, ये थिकनेस है, ये मसल है, ठीक, और मान लीजिए ये मसल के सेल्स हैं, ये है कार्डियक मसल सेल्स। आप जानते हैं कार्डियक मसल सेल के बारे में, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ये सब जानते हैं ना आप लोग? बोलिए। यस सर। यस सर। सुनिए, अब इस मसल में आप लोगों को एक चीज तो पता है कि आपके इस हार्ट के मसल में दिल एक आर्टरी भेजे हुए रहता है, उसका नाम है कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी। इसी कोरोनरी आर्टरी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब डिफ्यूज होके आपके सेल्स को मिलता है ना? यस बोलिए। सर। ठीक, लेकिन मान यस लीजिए, सर। लेकिन मान लीजिए कि आप खूब सारा चर्बी खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, तो वो फैट जो है, बड़े ध्यान से समझिएगा, वो फैट इस कोरोनरी आर्टरी में जमा होगा, जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, फैट जमा होगा। तो अगर कोलेस्टेरॉल
जमा हो, फैट जमा हो, तो आर्टरी की वॉल जो है, आर्टेरियल वॉल थिकनिंग होगा। क्या होगा बोलिए तो? आर्टेरियल वॉल थिकनिंग। 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 अच्छा, थिक होगा, देयरफॉर डिफ्यूजन, बोले थे ना थिकर इज द मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन स्लोअर हो जाएगा। यस सर। यस सर। देयरफॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स हो जाएगा। ये सेल्स जो होंगे उनको ऑक्सीजन की कमी होगी, यस सर। यस सर। यस ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। इन सेल्स तक जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, इस घटना को कहते हैं मायो। मायो मतलब मसल, कार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट, मायोकार्डियल इस्केमिया। इस्केमिया कहते हैं, इस्केमिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी। मायो मतलब मसल और कार्डिया मतलब हार्ट। मतलब दिल के मसल को किसकी कमी हुई है बोलिए तो? ऑक्सीजन की। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो इसकी वजह से लेड्स टू मायो कार्डियल कार्डियल इनफार्सन। मायोकार्डियल इनफार्सन क्या है? इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। साधारण भाषा में जानिए कि ऑक्सीजन की कमी से वहां के सेल्स मर जाएंगे, डेथ ऑफ टिश्यू या सेल होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। यही कंडीशन क्या कहलाता है? हार्ट अटैक या इन्फार्क्शन। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपके ऑक्सीजन सीने में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो चेस्ट पेन होगा शुरुआती दिनों में, बार बार ऑक्सीजन की कमी होगी, बार बार चेस्ट पेन होगा। तो एंजाइना पेक्टोरिस देखते देखते कब हार्ट अटैक ला देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बोलिए, समझ में आया? यस सर। ठीक है। ये सारा केस क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? यस सर। देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि एक पाइप है, आर्टरी का वॉल है, ठीक, आर्टरी है। तो आर्टरी की जो वॉल होती है ना, वो जरूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे फ्लेक्सिबल होती है आर्टरी की वॉल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है। क्यों? जैसे मान लो कभी तुम आर्टरी में ब्लड ज्यादा तेजी से भेज रहे हो, समझ रहे हो, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा दे रहे हो, कभी ब्लड प्रेशर कम कर दे रहे हो। एक पानी का पाइप, लोहे का पाइप है, वो एकदम फिक्स है, और उसमें अगर ज्यादा फेंकिएगा ब्लड या कम कीजिएगा तो उसका वॉल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दबेगा, तो वो झेल नहीं पाएगा। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो फट जाएगा। लेकिन मान लो एक रबर का पाइप है, उसमें ज्यादा अगर पानी डाल दिए तो वो फैल जाएगा आराम से, तो पाइप क्या फटेगा? नो सर। नहीं फटेगा। अब एक बात समझिए, नहीं फटेगा तो दूसरा जो बीमारी है ना, उसका नाम है आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस। सुनो, तुम्हारा जो आर्टरी का वॉल होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है। आर्टरी वॉल फ्लेक्सिबल होता है। बट क्या होगा? जैसे मान लो कि आर्टरी के वॉल में तुम डिपॉजिट कर दे रहे हो क्या, तो कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट कर दे रहे हो और साथ साथ कैल्शियम जमा कर दे रहे हो। तो कोलेस्टेरॉल और कैल्शियम मिलके बनाता है प्लेक। क्या बनाता है बोलिए तो? प्लेग। और प्लेग की वजह से कॉजेज कॉजेज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है। और इसी कहानी को कहते हैं, अगर इलास्टिसिटी खत्म हो गया, अगर इलास्टिसिटी खत्म हो गया तो इसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जब ज्यादा प्रेशर आएगा, आर्टरी का वॉल फैलेगा नहीं बल्कि फट जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। समझ में आया सबको? बोलो तो बाकी लोग। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा दिया। अब तीन चार टर्म्स हैं जो एक साथ आपको सिखाते हैं, हालांकि इसमें से ज्यादातर आप जानते हैं, हम दिखा देते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म करते हैं। इतना ही आज रहने देंगे, अभी है 10 मिनट है टाइम। देखिए, हार्ट से रिलेटेड चार टर्म्स हैं। एक हार्ट ब्लॉक है, एक कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट फेल्यूर है, हार्ट अटैक है। चारों अलग अलग चीजें हैं। ब्लॉकेज क्या है? ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब पढ़े हो ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कंडक्शन सिस्टम में दिक्कत है तो उसको हार्ट ब्लॉक कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या है? अचानक से दिल का धड़कन बंद हो जाए तो इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट फेलियर क्या है? जैसे मान लो 100 सीसी का मोटरसाइकिल है और उसको लेके चढ़ गए पहाड़ पे और एक्सेलरेट कर रहे हो लेकिन इंजन में उतना दम नहीं है, इंजन फेल कर जाएगा, चढ़ ही नहीं पाएगा। हार्ट, मान लीजिए आप खूब दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, तो हार्ट को कह रहे हैं भाई तेजी से पंप करो ब्लड, और हार्ट कहा कि नहीं भाई, हम पंप ही नहीं कर पाएंगे जितना तुम्हारी जरूरत है, तो इसको कहते हैं कार्डियक फेलियर। समझ में आया बात? बोलिए तो। Yes, sir. और अटैक तो अभी अभी ना पढ़े हैं, तो इन चारों टर्म्स में क्लियर कट डिफरेंशिएशन पता चला आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता देते हैं, एक आधा पॉइंट, क्योंकि दिल से रिलेटेड बड़ा सारा आपके मन में सवाल रहता है। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, ऐसा कोई मशीन रहता होगा आयरन जैसा, आपने देखा होगा। मैं अगर बनाऊं तो ऐसा एक मशीन होता है, ये इसमें ऐसे हैंडल लगा होता है, इस मशीन को चेस्ट वॉल के ऊपर रखा जाता है, चेस्ट वॉल के ऊपर इस मशीन को पुट किया जाता है। इस मशीन को कहते हैं डिफाइब्रिलेटर। देखते हैं कई बार लोगों का दिल धड़कना बंद कर देता है, लेट जाता है, तो दो मशीन डॉक्टर सब लगाता है सीने के ऊपर, ऐसे लगता है कि आयरन रखा हुआ है, प्रेस करने वाला मशीन रखा हुआ है सीने के ऊपर। Yes, sir. और वो Yes, कार्डियक, फिर से देखो, कभी कभी परिंदा को देखी हो, जैसे मान लो कोई बर्ड है, ठीक, कोई बर्ड है, देखो, परिंदा, चिड़िया जब पंख घुमाती है तो उड़ती है, लेकिन अगर उसके पंख में चोट लग जाता है तो वो पर फड़फड़ाती है, अपना पंख फड़फड़ाती है, लेकिन उड़ नहीं पाती है। देखो, होता क्या है, तुम्हारे दिल में बिल्कुल उस परिंदा की तरह अगर फड़फड़ाहट है, फड़ फड़फड़ाहट कहने का मतलब ये है कि कई बार दिल में ठीक से करंट नहीं बन पाता है, आधा अधूरा बनता है। दिल करंट बना रहा है लेकिन बीच में ही खत्म हो जा रहा है, ठीक से वो प्रोपगेट नहीं कर पा रहा है, तो दिल ना फड़फड़ाने लगता है। इस घटना को कहते हैं फाइब्रिलेशन। दिल का फड़कना, दिल का फड़फड़ाना फाइब्रिलेशन कहलाता है। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही से नहीं हो पाएगा, ऐसे ऊपर नीचे होने लगेगा। तुरंत डिफाइब्रिलेटर डालिए और वो करेक्ट कर देता है फाइब्रिलेशन को, फड़फड़ाहट को ठीक कर देता है और दिल फिर स्मूथ चलने लगता है। बोलिए तो डिफाइब्रिलेटर समझ में आया? Yes, sir. चलिए, दो चीजें आप लोग सुने होंगे, एक स्टंट सुने होंगे और एक बाईपास सर्जरी सुने होंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सुनाते हैं स्टंट क्या है। जैसे मान लीजिए इधर आपका ये दिल है, ठीक, हार्ट है, इसमें एक आर्टरी है आपकी, सपोज कीजिए ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। किसी कारण से ये कोरोनरी आर्टरी, ध्यान दीजिएगा, दिल के वॉल में कौन सी आर्टरी होती है? बोलिए तो। कोरोनरी Coronary artery. मान लो ये नैरो हो गया है, सपोज कर लो ये नैरो हो गया है ना, गेट्स नैरो। कैसे ठीक करोगे? करेक्ट करना है, करेक्टेड बाई। कैसे करेक्ट करेंगे? अच्छा, कभी देखे हो पेन के बीच में, जैसे एक पेन की रिफिल होती है, ऐसे पेन का एक रिफिल होता है और इस रिफिल के बीच में ऐसे एक स्प्रिंग लगा होता है, देखियो ऐसे एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक। Yes, sir. करेक्टेड बाई स्टंट क्या किया जाता है, इस आर्टरी में देखिएगा ध्यान से, इस आर्टरी में देखिए क्या किए हैं हम, कुछ नहीं किए हैं। एक छोटा सा बलून जैसा स्ट्रक्चर, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर डाला जाता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टंट। ये है स्टंट। स्टंट डाल दीजिएगा तो वो जितनी दूर वो पतला हुआ था वो अब फिर से चौड़ा हो गया और बीच का जगह तो खाली ही है, आसानी से ब्लड अब गुजर रहा है, देखिए तो। Yes, sir. तो स्टंट स्टेनलेस स्टील का डिवाइस है जो नैरो हुए आर्टरी को वापस से वाइड करता है, अपनी जगह पे लाता है। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, लेकिन sir. लेकिन 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 अगर यही कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाए,
अगर यही कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाए, कंप्लीट ब्लॉक हो जाए, तो सॉल्यूशन है दिस इज, सॉल्यूशन है, क्या नाम है इस सॉल्यूशन का? कोरोनरी बाईपास सर्जरी। आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसी को कहते हैं सीएबीजी। क्या है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी? इस कोरोना कंप्लीट ब्लॉक है तो उतनी दूर काट दीजिए, जैसे देखिए दिखाते हैं हम, जहां पे ब्लॉकेज है उस पूरी दूर को हम काट दे रहे हैं, काट के और वहां पे एक नया पाइप जोड़ दे रहे हैं। देखिए अब ये ठीक हो गया। यस सर। इसी को कहते हैं कि बाईपास किया गया है, वो रास्ता ब्लॉक हो गया था तो उसको काट के नया पाइप वहां पे डाला जाता है। जनरली पैरों से वेन्स निकाल के डाला जाता है, पढ़ाएंगे आगे ऐसा क्यों किया जाता है। पैर का वो एक वेन डाला जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब समझ में आ गया होगा। ये हैंड रिटन जो पीडीएफ है थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप नोट्स रेफर कीजिएगा, जो चीजें पढ़ाए हैं सिर्फ उसको रेफर कीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स को पढ़ाया है, 10% एक्स्ट्रा पढ़ाया है। अगले लेक्चर में एक्सक्रीशन शुरू कर देंगे। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए आप। नहीं तो जा सकते हैं आप। ठीक, थैंक यू ऑल। सर जो ब्लू व्हेल होती है वो मैमल्स में आती है ना? क्या क्या क्या? हाँ, ब्लू है। ब्लू व्हेल मैमल्स में आती है ना? ठीक है, फिर और कोई डाउट तो नहीं है ना? तो सर ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। Thank you, sir.